अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, हम न्यूज़ के पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ मैं फ़हद मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इस्लामाबाद से एन 53 के एमएनए रहे। बाई इलेक्शंस में खान साहब ने जनरल इलेक्शंस 2018 में वो सीट जीती। उसके बाद बाई इलेक्शंस में इन्होंने कॉन्टेस्ट किया और वो सीट पीटीआई के लिए विन की। उसके अलावा पीटीआई के दौरे हुकूमत में खान साहब के स्पेशल असिस्टेंट रहे सीडी अफेयर्स पे। अली अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल बॉडी इलेक्शंस की। आप तो लठ लेके चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे पड़ गए हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स आए, उन्होंने कहा जी इलेक्शंस कराएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी कि हमारे पास तो अभी कैपेसिटी नहीं है और एक दिन में हो नहीं सकते। उसके बाद आप लोग वापस चले गए। पहले भी आपकी पिटिशन थी, फिर आप लोग वापस कॉन्टेम्प्ट की पिटिशन लेके चले गए कि इन्होंने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना। तो मुझे ये बताएं कि एक दिन में अगर आप लोग भी होते तो कैसे इलेक्शंस हो सकते थे? तरह को समझने की ज़रूरत है। समझने की कि हम्म, इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट द सब्सिडियरी ऑफ द गवर्नमेंट। हम्म, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, हम्म, और इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो उसको दिया गया है, वो सिर्फ इलेक्शन कराना है। हम्म, इलेक्शन कमीशन को आप ये नहीं कहते कि आपने सिक्योरिटी देनी। हम्म, इलेक्शन कमीशन को आप इवन ये नहीं कहते कि आपने इस मुल्क का नज़्म व नस्क चलाना है, इसमें लेजिस्लेशंस करनी है, हम्म, इसके गवर्नेंस मॉडल ठीक करना है, आपने हेल्थ इश्यूज ठीक करने हैं। हम्म, आपका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना हम्म, है। इलेक्शन जो पोलिंग डे होता है वो लास्ट डे होता है इलेक्शन प्रोसेस का। हम्म, उससे पहले पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसको आपने फॉलो करना है, और देन आप इलेक्शन डे को रीच करते हैं। हम्म, आपके सामने कोई डिलिमिटेशन आती है, तो जब आपने शुरू करना होता है प्रोसेस, लास्ट सेंसस की बेस पे आप डिलिमिटेशन करते हैं, जो हुकूमत आपको कहती है इतने हल्के बनाने हैं या इतनी हम्म, यूनियन काउंसिल्स बनानी है। उसके बाद आप उसके ऊपर इतराज़ात सुनते हैं। उसके बाद उसको फाइनल हतमी शक्ल देते हैं। हम्म, उसके बाद अनाउंस करते हैं इलेक्शन शेड्यूल। हम्म, उसके ऊपर कैंडिडेट्स आते हैं, कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते हैं, उन पे हम्म, इतराज़ात आते हैं। हम्म, उसको फिर आप सुनते हैं। उसके बाद आप इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करते हैं। इलेक्शन सिंबल्स के बाद आपकी पूरी आपकी कैंपेन होती है पूरी, और आखिर में आता है पोलिंग डे। हम्म, आप ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर चुके हुए हैं, और आपको 27 तारीख को जाके आप कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराने। हम्म, हाउ कम? ये किस तरह हो सकता है? ये हम ये तो कह रहे हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो बायस्ड हैं। हम्म, वो उनके जितने भी आज तक फैसले आए हैं हम्म, इन 8.5 महीने में, सारी हम्म, आला अदलिया ने उड़ा के रख दिया। हम्म, एक दिन इनको बड़ा अच्छा व्हेन गुड वन गुड मॉर्निंग वो कहते हैं कि 27 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने थे पंजाब में, हम्म, और कहते हैं जी 40 लाख वोटर फौत हो गए। हम लोग अदालत चले गए, हमने कहा बताएं जी किस तरह फौत हो गए, हमें भी बताएं। हम्म, जितनी जल्दी अगर अमवात का रेट हम्म, है, तो पाकिस्तान की तो पॉपुलेशन फिर कम होनी चाहिए, हम्म, 2.2% से बढ़नी तो नहीं चाहिए। हम्म, खैर, उधर जाके कहते हैं ये टाइपो एरर। हम्म, उसके बाद आपको याद होगा जब हमारी पार्टी के 20 लोटे बने थे, हम्म, और उसके बाद बाई इलेक्शंस कॉल हुए थे, तो एक तरीकाकार सेट है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि आपकी पार्टी के जो लोग डिसीट हो जाएं, जो हम्म, आला अदलिया ने फैसला कर दिया, उन्होंने आपके अगेंस्ट वोट दिया, हम्म, तो आपकी जो लिस्ट होती है उसके जो पहले नंबर पे लोग होते हैं वो आपके रिजर्व मेंबर्स बन जाते हैं, हम्म, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो आपके अकलियती मेंबर्स हों। हम्म, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें एक और नया ख्याल आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, और उन्होंने कहा नहीं, जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाएंगे हम ये रिजर्व सीट्स अनाउंस नहीं करेंगे। हम्म, हम दलिया के अंदर के लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि यार ये रिटर्न है, हम्म, इनकी इंटरप्रटेशन करना हमारा काम है, आपका काम नहीं है, हम्म, आपने उसे फॉलो करना है। वो और दिया। अली अमीन गंडापुर साहब अपने भाई की कंपेन कर रहे थे, उन्हें नाअहल करार दे दी, और इधर पूरी मरियम हर जगह कंपेन कर रही हैं, जा रही हैं, फिर रही हैं। तो इनकी बायसनेस है, और बायसनेस में ये है कि इस वक्त जो पीडीएम है और जो इलेक्शन कमीशन है वो एक जमात बन के तरीके इंसाफ के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं। चाहे फॉरेन फंडिंग केस हो, हम्म, आपको पहले वो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, उसको फॉरेन फंडिंग केस बना दिया। हम्म, अदालत कह रही है कि आपने तीनों पार्टियों का एक साथ सुनना है। हम्म, उन्होंने हमारा सुन के हमारे खिलाफ फैसला भी दे दिया, और अभी तक उनको सुना ही नहीं। आप इलेक्शन कमीशन का ये काम ही नहीं है कि वो तोशा खाना रेफरेंस को सुने। हम्म, ये नैब का काम था। अगर आपके कोई इसमें डर्टी कोई चीज़ हुई है, तो ये है, नैब इज़ द ऑटोनमस बॉडी जो उसको हम्म, सुनेगी। वो इलेक्शन कमिश्नर साहब सुन रहे हैं और अपना फैसला सुना रहे हैं, वो भी आला अदलिया में जाके स्टक डाउन हो गया। लेकिन तो ये दे आर बायस्ड। हम्म, ये इलेक्शन कराना क्यों नहीं चाहते? इलेक्शन जितने भी 8.5 महीने में ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, हम्म, 36 टोटल पाकिस्तान के अंदर, हम्म, 35 के अंदर तरीके इंसाफ ने कंटेस्ट किया, हम्म, और 85% सीट्स जीती हैं। हम्म, अब इनके पास 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट है, वो भी इनको जाती नज़र आ रही है कि अगर ये इधर भी मेयर तरीके इंसाफ का आ गया,
तो फिर ये लोग तो इनके हाथ में क्या होगा, बांसुरी होगी जो बजा रहे होंगे। लेकिन अगर मेयर तरीके इंसाफ का आ भी जाता है तो सीडीए चेयरमैन तो गवर्नमेंट लाई है। आपका सीडीए चेयरमैन हटा दिया गया नया, तो फिर सीडीए और एमसीआई के तो हमेशा से पावर क्लैश रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो एमसीआई को करनी चाहिए वो सीडीए करता है, एमसीआई को उस तरह से एम्पावर नहीं किया जाता। टैक्स कलेक्शन भी सीडीए कर रहा होता है, तो फिर वही टग ऑफ वॉर चलती रहेगी। फिर आप मतलब सेरेमोनियल मेयर बिठा के आप क्या कर लेंगे जब कंट्रोल देख सीडीए के नहीं पास नहीं है? देखें, सिस्टम इवॉल्व होता है। हम्म, अगर आपको याद हो, हम वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं। हम्म, और किंग और क्वीन का जो रोल था वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम के अंदर, आपकी सोच है कि लेजिस्लेशन पूरा लेजिस्लेटर पास करता था, और किंग या क्वीन जो भी होते थे हम्म, उस वक्त वो उसको उड़ा के रख देते थे। सिस्टम इवॉल्व होता 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 अब ये आ गया है कि क्वीन की जो तस्वीर है वो नोट के ऊपर होती है, हम्म, और वो एक सेरेमोनियल रोल है कि कोई टिकट इशू होना है तो क्वीन है। हम्म, लेजिस्लेटर कोई लॉ पास करता है हम्म, तो वो डीम पास्ट कंसिडर किया हम्म। जाता है, सिर्फ एक सेरेमोनियल। तो ऐसी सेरेमोनियल जब सिस्टम इवॉल्व होता है। जैसे आपके दौर में उनका मेयर सेरेमोनियल था, नहीं चेयरमैन नहीं, सी। वो नहीं था वो काम। देखें, आप ये देखें 2015 मैं लोकल गवर्नमेंट से आया हूँ। बिल्कुल। मैं जिस जगह बैठे हुए हैं, मैं यहाँ से चेयरमैन इलेक्ट हुआ था। हम्म, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था मेयर के अगेंस्ट। हम्म, तो ये सिस्टम मतलब मैंने इसके बहुत बड़ा इसको डिवॉल्व किया था। हम्म, हम इसके ऊपर ऑर्डिनेंस लेके आए थे जिसके अंदर हमने फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर किया था। हम्म, हमने एफडी को डिवॉल्व करके मेयर के नीचे लेके आए थे। हम्म, हमने हेल्थ की जो बीएचयूज हैं उनको डिवॉल्व करके हम मेयर के नीचे लेके आए थे। हम्म, हमने उसको फाइनेंशियली इस तरह एम्पावर किया था कि जो इस्लामाबाद में सेल टैक्स इकट्ठा होता है उसका 50% मेयर के पास जाएगा। जो हम्म, एक्साइज ड्यूटी इकट्ठी होती है वो 50% मेयर के पास जाएगी। हम्म, हमने एक पूरा निज़ाम बना। वो पीडीएम की गवर्नमेंट अदालत में गई, ऑर्डिनेंस स्टक डाउन करा दिया उन्होंने। हमने कहा था 100 यूनियन काउंसिल्स होनी चाहिए, उस वक्त कहते थे नहीं 50 होंगी। हम्म, जब 50 पे इलेक्शन कॉल हुआ तो कहते हैं नहीं अब 100 हो जानी चाहिए। हम्म। जब 100 पे कॉल होता है तो फिर और कहते हैं कि 125 हो जानी चाहिए। और अभी 101 है मेरे ख्याल में। 125 125 है। कर दिए, पर अदालत ने मेरी पिटीशन के ऊपर हम्म, वो हम्म। नोटिफिकेशन उन्होंने उसको स्टक डाउन कर दिया, सेट साइड कर दिया। सिकंदर सुल्तान राजा साहब को आप लोगों ने ये अपॉइंट किया था, और उस वक्त तो पीटीआई ने कभी नहीं कहा कि यार ये इनकी इंक्लिनेशन शायद नून की तरफ है। तो आप लोग खुद भी तो करवा सकते थे इलेक्शंस। जब चीफ आपने अपॉइंट किया तो इलेक्शंस करवाने में फिर क्या दिक्कत हम थी? तो ले ना, अदालत ने शट डाउन कर दिया था। पीडीएम हम ऑर्डिनेंस लेके आए, हम्म, हमारी सेनेट में मेजोरिटी नहीं थी। हम्म, और जो आपने पहले बात की थी कि एक ऐसा सिस्टम जो एम्पावर ही नहीं करता मेयर को या यूनियन काउंसिल के चेयरमैन या काउंसलर्स को, हम्म, उसका तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं था ना। तो हम्म, हमने इसको एम्पावर किया था, और हम्म, हमने एम्पावर करके 100 यूनियन काउंसिल्स करके हमने कहा था अब इलेक्शन कराओ। हम्म, बट उन्होंने जाके अदालत से ख़त्म करा दिया। उसके बाद हमारी हुकूमत नहीं रही। वरना आपने देखा पहली दफ़ा पाकिस्तान में अगर लोकल गवर्नमेंट की कोई बात की है, किसी ने मंशूर में डाला है, तो वो तहरीक इंसाफ थी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 31 साल बाद कश्मीर के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने कराए। केपी के अंदर एक डिवॉल्व सिस्टम ला के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराए। हमारी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे थी जब हमने केपी के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराए थे। और सारी जमातों ने कहा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि ये इलेक्शन रिग हुए हैं, तो खान साहब ने कहा था और दोबारा लड़ लेते हैं, तो सारी भाग गई थी। तो हम तो चाहते हैं एम्पावर्ड लोग। देखिए ये जो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम, जिस जमहूरियत की हम बात करते हैं, क्योंकि हमने उधार ली हुई है, क्योंकि हम कॉलोनी रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन की, और अब अमेरिका की कॉलोनी है वैसे। तो जो उनकी कॉलोनी रहे हैं, तो उनका जो जमहूरियत स्ट्रांग है, उसकी सबसे बेसिक वजह यह है कि आप का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है। आपको मैं किसी का पूछूंगा कि इंग्लैंड के किसी लेजिस्लेटर का नाम बताएं, तो शायद आपको नहीं याद होगा। बताओगे। बट आपको मैं अभी कहूंगा कि लंदन के मेयर का नाम बता दें, तो आप यूं करके बिल्कुल। बता देंगे। बिकॉज इज एम्पावर्ड, पावर उसके पास है। हम्म, लेजिस्लेटर का काम नहीं डेवलपमेंट के काम करना। मेरा काम नहीं है पुल बनाऊं, मेरा ये काम नहीं है कि मैं गलियां नालियां बनवाऊं। मेरा ये काम है कि मैं लेजिस्लेट कराऊं। मैं जब एज ए लेजिस्लेटर में गया था, तो मैंने इस्लामाबाद की पहली फूड अथॉरिटी बनवाई थी, लेजिस्लेट कराया था। रेंट कंट्रोल एक्ट लेके आया था मैं, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लेके आया था मैं, इस्लामाबाद के डोमिसाइल होल्डर्स का 50% कोटा लेके आया था। तो पहले इस्लामाबाद के लोगों का कोई जॉब में कोटा ही नहीं था। ये काम है लेजिस्लेटर का। मैंने बड़े फैसले करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन उसकी लोकल गवर्नमेंट ने करनी है। ठीक है। पीटीआई के दौर में आप सीडीए के अफेयर्स पे प्राइम मिनिस्टर को आप एडवाइस भी करते रहे। पीटीआई ने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए इस्लामाबाद के लिए। बड़े कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स, फ्लाईओवर्स, ये मेट्रो शट्रो सब शुरू हुए, लेकिन रन नहीं हो सके। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने मेट्रो चला दी, 2 ग्रीन लाइनें चला दी,
रावल चौक वाला फ्लाईओवर उन्होंने फंक्शनल करा दिया, भाराको वाले का इफ्तिताह कर दिया। इतने सारे काम आप लोगों ने शुरू किए लेकिन आप लोग उसको कंप्लीट नहीं कर सके। सो क्या डिलीवरी में क्या मसले थे? या आप ये कह सकते हैं कि शुरू हमने किए और क्रेडिट अब ये लोग ले रहे हैं? क्रेडिट नहीं, लोग देखते हैं। देखें, बात ये है कि ज़रूरत थी शहर की, हम्म, होने चाहिए थे। अगर आप प्रोसेस गवर्नमेंट का ये समझें कि आपने पहले उसके लिए फंड एलोकेट करना होता है, हम्म, आप मतलब उसका PC1 बनाना होता हम्म, है, उसको फिर आपने अप्रूव कराना होता है, हम्म, उसके बाद प्लानिंग मिनिस्ट्री में लेके जाना होता है, हम्म, उसकी बजटिंग करानी होती हम्म, है, फिर उसके टेंडर्स कराने पड़ते हैं, हम्म, उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में आता है। हम्म, 3.5 साल, मैं लगभग 3 साल चेयरमैन SAPM रहा हूँ CDA का। हम्म, तो 3 साल के अंदर हमने G7 G8 आपको कंप्लीट करके दिया अंडरपास। हम्म, हमने जो मंसूबा ये 30 साल पहले का था 7th एवेन्यू पे इंटरचेंज का, हम्म, ये हमने स्टार्ट करा। और कितने मुश्किलात हैं आपको पता है क्यों, बिल्कुल और कहाँ से बिल्कुल। मुश्किलात हैं ये भी आपको पता है। तो वो हमारा तो हमने, दफ्तर भी साथ हाँ, तो हमने वो किया। और इट टेक्स टाइम, हर प्रोजेक्ट का 3 साल टाइम होता है कंप्लीशन का। हम तो ये नहीं कह रहे हमने 1 साल में, क्योंकि आपने फंडिंग उस हिसाब से करनी होती है। लिमिटेड फंडिंग में थोड़ा सा ये मसला आ जाता है कि जब आप उसको ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं तो उस साल में आपके पास उतने पैसे नहीं होते। हमने 10th एवेन्यू शुरू कराई, हमने मागला एवेन्यू शुरू कराई जो इस्लामाबाद के मास्टर प्लान का हिस्सा है। आपके सामने रावल डैम, मतलब जब हमारी हुकूमत जा रही थी तो उसका 75% काम हो चुका हुआ था। मतलब उसका नक्शा बनवाना, उसको अप्रूव कराना, उसका आपको पता है कितनी स्ट्रिक्टली हायर कोर्ट्स देख रही होती हैं कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है। अपने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से उसका NOC लेना होता है, उसकी ओपन हेयरिंग्स होती हैं। ये जो बसेस उन्होंने दूसरे दिन चला दी, इसका मतलब ये तो नहीं वो चाइना से 2 दिन में यहाँ पहुँच गई थी। उनकी हमने पूरा बाइंग किया है, उनको कस्टम मेड किया है, उसके बाद उनको लॉन्च हुआ है। वहाँ उन्होंने इफ्तिताह, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ये चीज़ें इफ्तिताह कौन कर रहा है, ये चीज़ है कि कंसीव किसने की, उसके ऊपर काम किसने किया, उसको हकीकत किसने बनाया, रोड मतलब ज़मीन पे कौन लेके आया। तो ये चीज़ें चलती। सर कल हम एक रियल एस्टेट के एक बंदे के साथ हमने पॉडकास्ट किया। उनके पास बड़ा डेटा था पाकिस्तान के हवाले से भी और इस्लामाबाद के हवाले से भी। उन्होंने हमें ये बताया कि इस्लामाबाद में, एक तो इस्लामाबाद बन गया रियल एस्टेट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। जिस बंदे के पास पैसे होते हैं वो आके इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करता है। और एक चीज़ उन्होंने बताई कि 90% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो इस्लामाबाद के 5 जोन्स हैं, अब CDA के साथ भी आप मुंसलिक रहे, तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए जिसके पास पैसे होते हैं वो आगे रियल एस्टेट में वो जगह खरीदता है, आगे प्लाजा खड़ा कर देता है। सो वो क्या इस्लामाबाद CDA की क्या लेजिस्लेशन है रियल एस्टेट के हवाले से, और किस तरह से चेक होता है कि यार इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है भी या नहीं? देखें, CDA डेवलपमेंट, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया इसलिए गया था हम्म, कि इस्लामाबाद बसाना था, एक नया शहर बसाया गया था ना, हम्म, और इसीलिए अथॉरिटी बनाई गई थी। हम्म, इस्लामाबाद से पहले पूरे पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ, हम्म, और सर्वे में कहा गया, पूछा गया, अगर आप हाउस होल्ड है, आप हम्म, मतलब आप यू ओन अ हाउस हम्म, एनीवेयर इन पाकिस्तान, हम्म, इफ़ यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव हम्म, योर सेकंड हाउस, तो आप कहाँ बनाएंगे? हम्म, तो 80% लोगों ने कहा इस्लामाबाद के अंदर बनाएंगे। हम्म, जो इस्लामाबाद की अगर आप ये देखें कि लास्ट सेंसस जब हुआ था हम्म, वे बैक इन 1997, हम्म, तो जो इस्लामाबाद की टोटल आबादी थी वो 10 लाख थी। हम्म, और जो उसके एग्जैक्ट लगभग 20 साल बाद हुआ, तो 3% पॉइंट 3 पॉइंट समथिंग से इस्लामाबाद की आबादी बढ़ी, और इस्लामाबाद की आबादी इस वक्त लगभग 21-22 लाख है। हम्म, तो आप हिसाब देखें कि कितनी ज़्यादा, क्योंकि 9/11 के बाद बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हम्म, हुई इस्लामाबाद की तरफ, हम्म, पूरे बाकी शहरों की तरफ से हम्म, माइग्रेशन हुई। अब दुनिया के 10 बेहतरीन हम्म, कैपिटल्स में से एक कैपिटल हम्म, इस्लामाबाद है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन की तो ज़रूरत आज भी बहुत ज़्यादा है, हम्म, ठीक है। इसमें ये नहीं कि इफ़ यू हैव एन लैंड हम्म, और आपके पास लीगल लैंड है और आप उसके ऊपर कुछ बनाना चाहते हैं, हम्म, तो मैं तो आपको उसका फॉर्मेट दे सकता हूँ हम्म, कि हाँ, आप ग्राउंड+2 बना सकते हैं, हम्म, ग्राउंड+3 बना सकते हैं, ग्राउंड+1 बना सकते हैं, या हाई राइज बनाना है तो उसकी क्या फ्लोर एरिया रेशो क्या होगी। ये सारी चीज़ें आपकी एज ए रेगुलेटर काम करती है। पर मैं आपको बाउंड नहीं कर सकता कि आपका ज़मीन ना आपके बने। पास है और आप बना नहीं हम्म, सकते। इफ़ यू हैव हम्म, मनी, इफ़ यू कैन स्पेंड इट, यू हम्म, वांट इट, यू कैन। हम्म, और सेकेंडली, पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो फिगर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर देखते हैं, हम्म, वो यही देखते हैं कि सबसे पहले अगर उनके पास पैसा है तो क्या करेंगे, वो घर बनाएंगे। घर बने।
वो इतना इसको सबसे ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी के लिए इस चीज़ को ओन करते हैं। हम्म, तो सबसे ज़्यादा पे इस्लामाबाद में जो लोग आए थे बाहर से, जिन्होंने इस्लामाबाद बेसिकली बसाया, हम्म, उनकी ये तीसरी नस्ल है यहाँ। हम्म, अब वो यहीं आए, उनके बच्चे हुए, यहीं पढ़े, यहीं से रिटायर हुए, अब दे नीड अ हाउस। तो अब वो कंटिन्यूटी में चल रहा है, लोग आए हुए हैं, लोग रिटायर हो रहे हैं, लोगों को घर बनाने हैं, फैमिलीज एक्सपैंड कर रही हैं। तो हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते ना, एज इन सीडीए। और सीडीए लेजिस्लेटर नहीं है, सीडीए तो अपने लॉज हैं रेगुलेटर जो है। कैबिनेट पास करती है और उसके अंदर वो काम करता सर बड़े ख़तरनाक नंबर्स आ रहे हैं कि अगले 10 साल में इस्लामाबाद में पानी की बहुत शॉर्टेज हो जाएगी। आप और आपकी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कैटर करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए थे, या मतलब अगले 10 साल बाद ही हमें पता लगेगा कि हमारे पास पानी कितना बचा है? है। अगर आप 2018 का तरीके इंसाफ का मंशूर इस्लामाबाद के लिए देखें, सर। तो उसमें सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट था वो पानी था। हम्म, अगर आप रहते हैं इस्लामाबाद हम्म, में, मेरा ख्याल है, मतलब आप जी जी यहीं जी से हैं, बिल्कुल। तो अगर आप इस्लामाबाद में अगर आज से लगभग 4 साल पहले घूम रहे होते, या लगभग 3.5 साल पहले घूम रहे होते, तो इस वक्त आपको या तो प्राइवेट वाटर टैंकर्स नज़र आते थे, या सीडीए के वाटर टैंकर्स नज़र आ रहे होते। I10 I9 जिस सेक्टर में आप हाँ बैठे हैं, सबसे बिल्कुल। बड़ा मसला यहाँ पानी था। पानी की। ठीक है, तो हम आए और हमने इसको रिवाइव किया। आज आप पूछें कि आपको कहीं वाटर टैंकर नज़र आ रहा है? हम्म, क्यों नहीं आ रहा भाई? क्या हुआ? पानी हम्म, ज़मीन ने ज़्यादा देना शुरू कर दिया? नहीं, हम्म, हमने इसकी प्लानिंग की थी। इस्लामाबाद को 3 जगह से पानी मिलता हम्म, है। एक उसके 3 सोर्सेज हैं। वन इज़ सिमली डैम, हम्म, जहाँ से आप अराउंड, आप अलाउड तो 50 प्लस हैं, पर जो आप लेते हैं अपनी कैपेसिटी पे, वो फुल कैपेसिटी वो 35 एमजीडी वाटर है। हम्म, आपके साथ दूसरा खानपुर डैम है। हम्म, खानपुर डैम से आपकी जो कैपेसिटी आप जो ले सकते हैं, हम्म, वो अराउंड 32 मिलियन गैलन डेली है। बट क्योंकि आपने उसको इतना स्ट्रीमलाइन नहीं किया हुआ, तो जो आप हासिल करते हैं और जो सोर्स है वो भी डिप्लीट हो रहा होता है। हम्म, तो आप उधर से 10 से 11 एमजीडी वाटर लेते हैं। हम्म, फिर आपकी 182 ट्यूबवेल्स हैं यहाँ, हम्म, जो आपको पानी देते हैं। और ये हमारी इस्लामाबाद की जो ज़रूरत थी वो 120 एमजीडी डेली है, तो वो हम कवर कर नहीं पा रहे थे। ठीक है। तो हमने आके सबसे पहले रावल डैम इस्लामाबाद की टेरिटरी में, हम्म, और रावल डैम पानी इस्लामाबाद को नहीं देता था, हम्म, तो हमने 2 एमजीडी वाटर ऑन डेली बेसिस रावल डैम से लिया, हम्म, जिसने वो जो हमारी नीड थी, जो एग्जिस्टिंग नीड थी, उसको उसने फुलफिल कर दिया। फिर हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो 50 अरब से भी ज़्यादा है। हम उसके 10 अरब रुपया उसके लिए रख के गए थे। वाटर फ्रॉम गाजी बरोता, वहाँ से हम 100 एमजीडी पानी लाने का हमने पूरा काम कर लिया हुआ था। हमारे टेंडर फ्लोट हो गए, इंटरनेशनल टेंडर्स हुए थे, अच्छा। कंपनीज आ गई थी। उसके बाद वो शॉर्ट लिस्ट हुई, उनको टेंडर अवार्ड कर दिया गया, और उसके बाद ही काम शुरू हो गया। पर इस हुकूमत ने आके वो पैसे विड्रॉ कर लिए हुए हैं, तो वो स्टक हो गया हुआ है। पर इंशाल्लाह जब हम दोबारा आएंगे तो प्रोजेक्ट वही, अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं इस्लामाबाद में फॉर जो आप कह रहे हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स, उसके अलावा और कोई हल ही नहीं है कि आपने गाजी बरोता से पानी लेके आना है 100 एमजीडी सो इफ़ यू गाइस कम बैक इन पावर, तो आपके पास प्लान है ऑलरेडी। इस्लामाबाद में पानी के यस, मसले को हल करने के लिए? अब ऑलरेडी। थोड़ी सी पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं। खान साहब ने 3 साल गवर्नमेंट की, लेकिन उस तरह से पौने डिलीवर, 4 साल की। पौने 4 साल, उसके बाद उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। हम्म एक मैं ये बीइंग अ आपकी सिटीजन, परसेप्शन है कि मैं मतलब ये वैसे ही आपने ये सवाल किया? जनरल पब्लिक की परसेप्शन, और मुझे भी लगता है कि उस तरह से डिलीवर नहीं किया जिस तरह से प्रोमिसेस थे। अच्छा। इस पे आपसे हम जवाब लेते हैं। जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, अगर खान साहब अपना टेन्योर पूरा कर जाते तो मेरी असेसमेंट थी कि शायद उनके लिए वोट लेना बहुत मुश्किल होता। जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इमरान खान बिकम्स द हीरो अगेन एंड एवरीबडी स्टार्ट्स टू गो क्रेजी फॉर हिम, और उसके बाद उनकी गेम ऑन हो जाती है। पीडीएम पावर में आ गई और पीडीएम को गालियां पड़ना शुरू होगी। आपको क्या लगता है कि जो वादे आप लोगों ने किए थे अवाम के साथ, उस स्केल पे कहाँ आप अपने आप को रेट करते हैं? आप लोगों ने जितना कहा था कि हम डिलीवर करेंगे, क्या आप लोगों ने किया? मेरी असेसमेंट तो है कि नहीं किया। हम इस पे कमेंट्स भी लोगों से लेंगे नीचे बिल्कुल कि लीजिएगा। पीटीआई का डिलीवरी स्केल क्या था। 10 में से आप लोगों ने कमेंट में हमें रेट करके बताना है। बिल्कुल, अब आप बताइए। प्लीज प्लीज कीजिएगा। अब मैं आप बताता हूँ, देखिए, आप किसी को कहीं भी रेट करना चाहते हैं, तो कोई उसके डिलीवरी पॉइंट्स लिखते हैं, कोई पॉइंट्स लिखते हैं कि हाँ, इस पॉइंट पे फेल हुआ, इस पॉइंट पे पास हुआ, इस पॉइंट पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी गया, प्रोबेबल है, ठीक है, एफर्ट कर रहा था, इस बेसिस पे करेंगे ना। एक सिर्फ ये कह देना कि डिलीवर, बिकॉज हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, और हम उस मेमोरी जो हमारी शॉर्ट है, हम पिछला सारा भूल जाते हैं और अगला देखने लग जाते हैं। जब हम आए थे और हमने कहा था हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे,
जब हम आए थे, मैं आपको थोड़े से फिगर्स दे देता हूँ। पाकिस्तान लोगों को समझाने के लिए कि 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, आम लोगों को तो नहीं पता ना क्या होता है, कि जो आपका गैप होता है, आपके डॉलर पाकिस्तान से जा कितने रहे और पाकिस्तान में आ कितने रहे, उसका जो गैप है वो 20 अरब डॉलर है। 20 अरब डॉलर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका ये है कि आपके पास वो डॉलर नहीं है पर आपने देने हैं। मतलब आपने 20 अरब डॉलर एक देने, और दूसरा आपको जो ट्रेड डेफिसिट था वो 64 अरब डॉलर था, 64 बिलियन डॉलर था। आप जब आए, आपको डेट टू जीडीपी, कि आपकी जो टोटल जीडीपी है उसका जो डेट है वो 84% था। ठीक है जी। और हमने कहा हम आके इकॉनमी ठीक करेंगे। हमने कहा जी आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट्स है, जो पिछले 10 साल से 2007 से 2018 तक वो 23.5, 24.5, 25.5, दोबारा 23.5, 24.5, कभी 23, तो 23 और 25 के ब्रैकेट के अंदर मूव करती थी। उसके बाद जो आपकी रिमिटेंसेज हैं वो पीक 18.5 अरब डॉलर टच करती थी। अब हमने यहाँ से आके इकॉनमी को लिया, ठीक है जी। कोरोना आ गया, पूरी दुनिया में सुपर साइकिल शुरू हो गया, प्राइसेस जो हैं आप रॉकेट हाई हो गई सारी दुनिया के अंदर। इवन आपका जो ब्रेंट है वो 105, 110, 113 तक गया डॉलर्स। जब नून की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी के दौर में एक दफा महंगा हुआ था, पर नून ने तो ऑयल बोनेंजा एंजॉय किया था, $35। हमने आके उधर से अपना इकोनॉमी को पकड़ा, कोरोना को डील किया। दुनिया में कहती है कि 3 उन मुल्कों के अंदर आप हैं जिन्होंने बेस्ट तरीके से कोरोना को भी डील किया और बेस्ट तरीके से वी शेप रिकवरी भी की इकॉनमी। जब हम छोड़ के गए तो उस वक्त हमारा जो रिमिटेंसेज हैं वो 13.5 अरब डॉलर से ज्यादा हुई विद इन 4.5 years। नहीं सॉरी, पौने 4 साल में, पौने 4 साल में 13.5 अरब डॉलर, मतलब 18.5 अरब डॉलर से उठी और वो 32.5 अरब डॉलर पे गई। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं जो 10 साल से, और हाईएस्ट मार्क था 25 अरब डॉलर, ये नहीं कि इससे हमने पहले बहुत ज्यादा किया हुआ था, हम उसे 7.5 अरब डॉलर से ऊपर लेके गए। 32.5 अरब डॉलर पे हमारी एक्सपोर्ट्स। हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी वो 12.5% से ग्रो, ये हैवी जो अब बड़ी इंडस्ट्री लगती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 12.5% से ग्रो कर रही थी। हमारी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस 7.5% से ग्रो कर रही थी। हमने जो नौकरियों का वादा किया था, जो लास्ट ईयर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, उसके अंदर जो लेबर डिवीजन है, उसने अपनी रिपोर्ट किया कि 55 लाख नौकरियां 2022 के अंदर क्रिएट हो चुकी हुई थी। 55 लाख नौकरियां। हम जब कहते हैं हम नौकरियां क्रिएट करेंगे, हम ये तो नहीं कहते कि हमने गवर्नमेंट के इदारे के अंदर नौकरियां क्रिएट करनी है, यह प्राइवेट सेक्टर के अंदर करनी। आपकी आईटी पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा वो 4.2% से ग्रो कर रही थी। एग्रीकल्चर 1.4 से ऊपर कभी नहीं गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो एग्री बेस्ड कंट्री है, ये 4.4% से ग्रो कर रहा था। 4 बड़ी क्रॉप्स आपकी गन्ना, गंदम, चावल, मकई, ये इन्होंने रिकॉर्ड हिट किए हैं। 1100 अरब रुपया नया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर गया है। आप जब पॉलिसीज बनाते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाते हैं, हाँ आप ये जरूर कह सकते हैं कि जी मुझे कोई मेट्रो ट्रेन नए शहर में लॉन्च होती नजर नहीं आ गई, या हमें कोई शटल सर्विस हेलीकॉप्टर्स की नजर नहीं आ गई, या वो हमने दरिया काट के बीच में से कोई नई चीज नहीं निकाल दी। मतलब ऑप्टिक्स की बात, ये जब मुल्क चलते हैं वो ऑप्टिक्स पे नहीं चलते। फिर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी कहाँ खड़ी थी? मोदी साहब हमें पूरी दुनिया में मशहूर करा चुके हुए थे कि जितना सुसाइडर बम्बर है वो पाकिस्तान से जाता है। एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जाके कह चुके हुए थे कि हाँ जो बॉम्बे अटैक्स हुए थे उसके जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान से गए थे। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक सुसाइडल फैक्ट्री के तौर पे जाना जाता था। जब हम गए हैं तो क्या हालात थे? पूरी दुनिया आपको वर्ल्ड लीडर मान रही थी बिलियन ट्री सुनामी में, जो ग्रीन। उसके बाद दुनिया आपको मान रही थी कि आपने इस्लामोफोबिया का जो केस लड़ा है 15 मार्च को, जो आपने करारदाद पास किया, आप सेटलमेंट करा चुके थे, वहां से नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान से जा चुकी हुई थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो चुकी हुई थी। पाकिस्तान को एक सिमत की तरफ हम लेके जा रहे थे जब पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही थी, चाहे वो उम्मत मुस्लिम है या वो वेस्टर्न वर्ल्ड है। हमने कहा कि हम किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। हमने कहा गया कि आप रशिया और मॉस्को की जंग में, रशिया और यूक्रेन की जंग में हिस्सा बने। हमने कहा हम पीस के साथ रहेंगे। दुनिया ने हमें अप्रिशिएट किया। जिन आखिरी दिनों में
जो यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर है, उसने खान साहब को फ़ोन किया कि आई फील यू आर द बेस्ट पर्सन टू निगोशिएट विद रशिया। चाइना के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात, सारे ब्रदर ममालिक के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात, आप अपने फॉरेन रिजर्व्स को ऊपर $16 अरब के ऊपर ले गए थे। जब हम आए थे, जब नून की हुकूमत गई थी, $9.5 अरब के रिजर्व थे। इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर $2 बिलियन मंथ आपके डिप्लीट हो रहे थे। जब हम आए थे तो हमारे पास सिर्फ $4.5 अरब थे, क्योंकि 3 महीने बाद हम आए थे, और हम वहाँ से $16.5 अरब पे लेके गए थे। तो व्हाट एल्स, आपकी एप्टमा खुश थी, आपकी हाउसिंग सेक्टर खुश था, लार्ज स्केल खुश था, तो और एग्रीकल्चर खुश था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, हर कोई ग्रो कर रहा था। हाँ, एक बड़ा मसला था, एक सबसे बड़ा मसला ये था कि इस मुल्क की जो अशरफिया है, जो हर तरफ है, चाहे उसमें आप इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लें, चाहे उसमें जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट में, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी लें, चाहे पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट लें, हाँ, उनको बहुत ज़्यादा मसला था। वो समझ रहे थे कि पावर उनके हाथ से गिर निकल रही है, और पावर वाकई हकीकी लोगों के पास आ रही है। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। तो सर, इतने खान साहब अजीम लीडर के तौर पे उभर रहे थे, आपने से सहूलत कार्ड, दुनिया ने उसे अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल। आप एक गरीब आदमी से तो पूछें, हमारा मसला तो, हम तो अमीर को मसला हो तो हमें कुछ होता है, गरीब से जाके पूछें। एक औरत जिसका डिलीवरी का केस है और उसके पास अगर कोई उसमें एबनॉर्मेलिटी आ गई है, आप पूछें जाके, उसका जो डिलीवरी का केस हल होता है। उस बंदे से पूछें जिसके बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है, 10 लाख रुपया किसी भी उस हॉस्पिटल में जहाँ वो देख नहीं सकता है। ये कोई कम चीजें हैं यार। वो पाकिस्तान में पहली दफा ये काम हुआ है, पर हम कहते हैं, मेरी परसेप्शन है कि वो जो हमने जो बड़े बड़ी मछलियां पकड़नी थी ना पानी के अंदर से, वो इमरान खान साहब ने नहीं पकड़ी। सर, इतने अजीम लीडर के तौर पे खान साहब उभर भी रहे थे, और उभरे भी। अगर आप ये देखें, अगर पाकिस्तान में भुट्टो के बाद उम्मत मुस्लिमा को किसी ने ओन किया है या उन्होंने किसी को ओन किया है, तो ओनली इमरान खान। ठीक है, नोबडी एल्स। आई गेट इट। फिर मसला कहाँ हुआ? मतलब मसला उनके साथ हुआ जिनको आपको पता है कि छोटे छोटे मसले हो जाते हैं। सर, खान साहब इतने ज़बरदस्त चल रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हर चीज़ लाइन अप थी, और खान साहब के जो करीबी लोग हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें छोड़ते गए। जहांगीर तरीन साहब चले गए, अलीम खान साहब चले गए, ओन चौधरी, और वो सारी, मतलब बहुत ज़्यादा करीबी लोग खान साहब से डिस्टेंस हो गए। जुल्फी बुखारी स्टुक, वो मतलब जुल्फी बुखारी स्टिक रहे, वो चलते रहे। खान साहब की पर्सनैलिटी में, एज यू हैव बीन वर्किंग वेरी क्लोजली विद हिम, आपको कितना लगता है कि वो कन्फ्रंटेशन स्टाइल में ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मतलब ही वेंट ऑन अ वॉर विद एस्टेब्लिशमेंट, और उसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट भी जानी पड़ी? लड़ाई है क्या? क्या है लड़ाई? इमरान खान क्या कह रहा है? इमरान खान को 8.5 महीने हो गए वजीर आजम की सीट से गए हुए। इमरान खान के खिलाफ निकला क्या? तोशा खाना। वो घड़ी चल रही थी, टक 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 टक। जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि 1947 के बाद तोशा खाना में जो जो रिसीव हुआ है वो सब मेरे सामने नहीं, वो घड़ी रुक गई है, वो उधर ही जाके स्टक हो गई है। ठीक है ना, वहीं जाके स्टक हो गई है। तो इमरान खान के लिए निकला क्या? कभी आप उसके खिलाफ फेक ऑडियोज, वीडियोज, पर्सनल अटैक्स, व्हाट एल्स? इमरान खान के कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं, इमरान खान पे कोई उसने गलत पॉलिसी अपनाई हो, उसके ऊपर कोई उसके ऊपर एलिगेशन नहीं। एलिगेशन सिर्फ एक है, वो आम आवाम की बात करता है। वो कहता है कि आवाम के लिए कुछ करो। हाँ, वो यतीम खाने बनाता है, बहुत बड़ा एलिगेशन है। वो लंगर खाने बनाता है, बहुत बड़ा एलिगेशन है। हाँ, वो ये कहता है कि भाईजान मेरा मुल्क किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मसला है। हम 1947 में कायदे आजम ने ये मुल्क ग्रेट ब्रिटेन से हासिल किया था, और इसलिए नहीं हासिल किया था कि हम उनकी कॉलोनी से निकल के अमेरिका की कॉलोनी बन जाएंगे, हम वन विंडो ऑपरेशन बन जाएंगे उनका। हमें कहा जाएगा कि जहाज फीस भी लिल्ला करो अमेरिका, तो हम जहाज फीस भी लिल्ला करने लग जाएंगे, अपने 1 लाख लोगों को मुजाहिदीन बना देंगे, और उनको कहेंगे तुम अगर वहाँ हलाक हुए तो शायद जन्नत से भी ऊपर पहुंच जाओगे तुम। और उसके बाद एक और माशाल्लाह डिक्टेटर साहब आते हैं अमेरिका के कहने के ऊपर, वो हमें कहते हैं मॉडर्न एनलाइटमेंट के नाम पे, वो जो आपने मुजाहिदीन बनाए थे ना, वो जो आप जहाज फीस भी लीला कहते थे, वो बड़ा गलत था। आप टेररिस्ट हैं, हमने अब मिल के मारना है आपको, और आप वहाँ एक दफा फिर जंग खड़ी कर देते हैं। आपको पता है 9/11 20 साल में पाकिस्तान ने क्या लूज किया? पाकिस्तान ने 80,000 अपने पाकिस्तानी भाई, मुसलमान भाई बहने, बच्चे लूज किए, शहीद हुए वो। $150 अरब का पाकिस्तान की इकोनॉमी को लॉस हुआ।
88 में हमने क्या लूज किया? हमने अपना कल्चर लूज किया, हमारा जो फैब्रिक था हमने वो लूज किया। हमने हासिल क्या किया? क्लैशनकोफ हासिल किया। हमने हासिल क्या? हमने हीरोइन कल्चर इंपोर्ट किया। हमने 20 लाख अफगानी हमने इधर रखी और आज भी वो हमें बुरा समझते हैं। आज भी क्यों गलत समझते हैं? वो समझते हैं वी वर एंड वी आर द कोलैबोरेटर्स, जिसकी वजह से अफगानिस्तान तबाह हुआ है। ये कसूर था इमरान खान का यार। वो क्यों कहते हैं यार अगर ट्रम्प डू मोर कह रहा है तो वो कह रहा है नो मोर। इतनी हिम्मत, एक आम पाकिस्तानी की इतनी हिम्मत। अगर मुझे फौजी अड्डे चाहिए और वो कह रहा है कि नहीं एब्सोल्युटली नॉट, नहीं दूंगा, इतनी हिम्मत। और फिर उनके जो इधर माशाल्लाह लोग बैठे हुए हैं वो तो परेशान हो जाते हैं। सरकार को ये कह दिया आपने, मुर्शद को ये कह दिया आपने मुर्शद से फिर कहानी कहीं और चली जाएगी। तो ले जाए ना। अच्छा देखें, ये पहली दफा हो रहा है। अब उनके हाथ में मलिक साहब न्यूज़ कंट्रोल नहीं है, खबर उनके कंट्रोल में नहीं है। इंफॉर्मेशन फ्लो इतना तेज हो गया है जिसको वो कंट्रोल करके अपना नैरेटिव बिल्डिंग करते थे। अब वो नैरेटिव बिल्डिंग किस चीज पे होती है? इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है। इंफॉर्मेशन ब्लॉक करो, अपना नैरेटिव बिल्ड करो और उसे पुश करो। अब आप में 4 बंदे हम बैठे हुए हैं, कौन अखबार पढ़ के आया है? सवाए मेरे किसी ने नहीं पढ़ी होगी। मेरी तो जरूरत है, मुझे आदत है, मैं इसलिए पढ़ता हूँ। हम सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? कितने लोगों ने कल रात कितने टीवी चैनल्स में शोज देखे होंगे? नहीं। हाँ, आपको ये याद होगा कि कल के शो में फवाद चौधरी गया था और उन्होंने एक मजेदार सा जबरदस्त सी एक बात की थी, वो आपने सोशल मीडिया पे देखा है। उधर से दूसरी तरफ सोशल मीडिया आपको दूसरा नैरेटिव भी दे रहा है। आपका जो स्पैन है वो बहुत छोटा हो गया। पहले वो 24 घंटे से 1 घंटे पे आया था, वो घंटे से फिर वो आधे घंटे पे आया, आधे घंटे से 15 मिनट पे आया, अब 1 मिनट की न्यूज़ है। ट्वीट अगर आपने ट्वीट करनी है तो 30 सेकंड्स, टिकटॉक है तो 10 सेकंड, अगर आप फेसबुक हैं तो नॉट मोर देन 2 मिनट्स, इससे ज्यादा कंजम्पशन नहीं है। और आप अपनी नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं उसके लिए आपको लॉजिक चाहिए, उसके लिए ऑन ग्राउंड आपको कुछ करना है। ये नहीं हो सकता कि भाईजान सलाम है, इस सलाम ऐसे नहीं होगा। ठीक है सर, इलेक्शंस कब देख रहे हैं आप? गवर्नमेंट हो सकता है अगले साल इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के वो कहें जी कि अभी हम इलेक्शंस नहीं करा सकते, तो उस वक्त आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी होगी? यार इस गवर्नमेंट से क्या बात करनी, ये तो खुद कहता है मैं मजबूर वजीर आज़म, मुझे डराया गया, मुझे डंडा दिखाया गया, मुझे कहा गया एक तकरीरी हो जाएगी। डरे हुए थे सर आप लोग भी, तो डरे हुए थे। हमसे डरे हुए लोग, तकरीरी हो जाएगी। हमें कहा गया कि अगर तुम्हें हुकूमत ना ली तो तुम सारे नाअहल हो जाओगे। हम डर के हुकूमत में आ गए। जिन्होंने डराया है ना, मसला उनका है, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। पाकिस्तान जिस तरह 70 साल चलता रहा है नहीं चल सकता। आप इसे फिजिक्स की लेबोरेटरी ना बना दें कि रोज नए तजर्बा कर रहे हो कि हाँ ये पेंडुलम इधर से इधर गया, इधर से गया, अब इसको इस तरह चला के देखते हैं इस पेंडुलम को, आज ये वाला एसिड डालते हैं उसका क्या रिएक्शन आते हैं फिर देखते हैं। ये तजर्बागाह ना बनाए पाकिस्तान। इस तजर्बागाह बनने की वजह से पाकिस्तान 2 लाख हो चुका हुआ है। आपने मेजॉरिटी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग को उसका राइट नहीं दिया जिसने 170 सीटें ली थी, और आपने ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया उस पार्टी को जिसके पास 70 सीटें थी। पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया। हमें जिन लोगों ने इलाके पाकिस्तान पे साइन किया था, हमने उनको कहा कि तुम्हें वहां से मारेंगे जहां से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और मार दिया बुकटी को, नवाब ऑफ कलात को मार दिया हमने। हमने क्या किया, अपने कबाइल भाइयों के साथ में माइग्रेशन करनी पड़ गई। जो सबसे सेफ एरिया 2200 से 2300 किलोमीटर हमारा ये बॉर्डर है, जो सबसे ज्यादा सेफ बॉर्डर कंसीडर होता था, हमने क्या किया उसके साथ? हमारा जो फैब्रिक है, जो हमारा जिसको जो होल्ड करता है सारों सूबों को, हम उसके पीछे पड़ गए यार। नए तजर्बे कर रहे हैं, कभी अल्ताफ हुसैन गद्दार है, कभी मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, कामरान टसोरी आपस में लड़ रहे हैं। वन गुड मॉर्निंग पता चलता है कामरान टसोरी पे सारे एग्री हो गए। वन गुड मॉर्निंग पता चलता है सब उसके अंदर जम होके एक पार्टी बन गई है। खत्म कर देना, चलने दें पाकिस्तान को। ये जो अहमकाना सोच है इसे खत्म करें खुदा वास्ता। इलेक्शंस कब चाहते हैं आप? क्विक सा। फुल अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है तो पाकिस्तान इस सिस्टम के अंदर रन नहीं कर सकता। यू नीड अ फ्रेश मैंडेट, कोई भी आ जाए। इमरान खान ये तुम्हें आपको नहीं कह रहा कि मुझे बैकडोर से वजीर आजम बना दो। कल नून लीग जीत जाए, कल खैर फजलुर रहमान जीत जाए, लेट्स सपोज अवामी मुस्लिम लीग जीत जाए, व्हाटएवर,
चाहे वो जो मसली जमात जीत जाए, उसका प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। और लोग उसका एहतसाब करें यार, लोग पूछें उससे, आपकी ऑटोनोमस अदारे हों, कुछ चेक एंड बैलेंस हो। इस मुल्क में करप्शन मसला ही नहीं है। मतलब जो जाता है उसके बाद में जो एसेट निकलते हैं, बंदा ही परेशान हो जाता है यार। मैं सीडीए में रहा हूँ, आप मेरे घर आए हैं, मुझे बताएं यार, मतलब कोई इंतहा है यार, ओन ही नहीं करता कोई पाकिस्तान को यार। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। सर ठीक हो गया। ख़वातीन हज़रात, ये थे अली अमान साहब, पीटीआई के NA-53 के एमएनए और एमएनए थे। और इनके हल्के के जो लोग हैं, अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं, हमें इस वीडियो के नीचे या जहाँ ट्विटर पे आपको ये नज़र आ रही होगी, हमें वो सवालात भेजिए, अपना नाम लिखिए, अपने कंसर्न्स बताइए। हम अगला एक सेशन इनके साथ करेंगे जिसमें हम इनके हल्के के लोगों के सवालों के जवाब लेंगे। अगली एपिसोड में दोबारा मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त।